तो हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के साथ। स्टेट्स ऑफ मैटर फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 11th का। तो इसमें मेनली हमने गैसियस स्टेट पढ़ना है फॉर द मेजर पार्ट, फिर थोड़ा सा लिक्विड स्टेट पढ़ना है, और जो सॉलिड स्टेट है वो क्लास 12th का चैप्टर है, वो हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे फिर किसी लेक्चर में। तो सबसे पहले गैसेस के बारे में जानते हैं। गैसेस को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो? गैसेस कैन बी कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट। तो प्रेशर को आप P से डिनोट करते हो, वॉल्यूम को आप V से डिनोट करते हो, टेम्परेचर को आप T से डिनोट करते हो, अमाउंट आप ग्राम्स में भी ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में भी ले सकते हो। तो यूजुअली इसको मोल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। प्रेशर के अब क्या क्या यूनिट्स होते हैं? प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर के यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होते हैं। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। आप प्रेशर को एटमॉस्फेयर की टर्म्स में भी डालते हो, और 1 atm इज इक्वल टू 101,325 पास्कल्स और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट एक 1 बार भी है, विच इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 5 पास्कल्स। तो आप atm को बार में भी कन्वर्ट कर सकते हो। 1 atm इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बार। एक्चुअल वैल्यू ये होती है 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 बार्स। तो ये सारी यूनिट कन्वर्जन्स आपको पता होनी चाहिए। वॉल्यूम को आप किस में डालते हो? यूजुअली लीटर्स में डालते हो, मीटर क्यूब में भी डाल सकते हो। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 centimeter cube is 1 ml. 1 liter will have 10 raised to the power 3 centimeter cube, या 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। 1 liter is equal to 1 decimeter cube। ये सारी कन्वर्जन्स फर्दर क्वेश्चंस में यूज होती हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। टेम्परेचर को जब भी हम डालते हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स, जब भी टी आता है, डेल्टा टी नहीं देखने को मिलता, तो वो हमेशा ही आपने केल्विन्स में डालना है। और केल्विन की कन्वर्जन क्या रहती है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, अगर लेट से आपने डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो दिस विल बी 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अमाउंट को आप यूजुअली नंबर ऑफ मोल्स में डालोगे, और नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आने चाहिए। इट कैन बी कैलकुलेटेड एज गिवन मास अपॉन मोलर मास, या अगर लेट से कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो अपॉन एवोगैड्रो नंबर आप कर लो, तो नंबर ऑफ मोल्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो गैसेस के बारे में आपको उनका प्रेशर पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए, टेम्परेचर पता होना चाहिए, या अमाउंट पता होनी चाहिए। इन 4 वेरिएबल्स में से अगर आपको कोई भी 3 वेरिएबल्स पता होंगे, तो आप 4th वेरिएबल इजीली कैलकुलेट कर लोगे। नाउ मूविंग टू गैस लॉज। अब जो गैसेस होती हैं वो कुछ गैस लॉज ओबे करती हैं। सबसे पहला है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या स्टेट करता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस, जब तक आप किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हो, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशंस को आप आइसोथर्मल कंडीशंस भी बोलते हो।
जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है गैस का, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी गैस की वॉल्यूम कम करनी शुरू कर दो तो उसका प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। होना भी चाहिए। ये आपने पहले बहुत बारी एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लेट्स से कि मैंने एक सिलेंडर पिस्टन ले लिया है, इसमें कुछ गैस थी, आइसोथर्मल कंडीशन है, आपने इस गैस की वॉल्यूम कम करनी शुरू की, पिस्टन को आप यहाँ पे ले आए, पहले गैस ज़्यादा वॉल्यूम में फैली हुई थी, अब उसकी वॉल्यूम आपने कम कर दी है, तो ऑब्वियसली गैस का प्रेशर पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसी को हम बॉयल्स लॉ बोल देते हैं। तो आप ये देख सकते हो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आप डाल दो कुछ k by v, तो pv will be equal to k which is constant. This is nothing but Boyle's law. अब अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए प्रेशर और वॉल्यूम में तो वो किस तरीके का दिखेगा? देखिए, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है या जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, डिनोमिनेटर बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो बहुत छोटी आएगी। वॉल्यूम जब बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम बहुत कम है। तो दिस विल गिव यू अ हाइपरबोला। ये एक हाइपरबोलिक रिलेशन है ऑफ द टाइप xy इक्वल c। ये हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती है। अब इस कर्व पे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। तो ये मैंने लेट से आइसोथर्म बनाया है एट टेम्परेचर T1। किसी भी पॉइंट पे टेम्परेचर विल रिमेन T1, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एक और कर्व बनाते हैं, PV वर्सेस y एक्सिस पे आपने PV ले लिया, x एक्सिस पे आपने प्रेशर ले लिया। अब इसका ग्राफ कैसा आएगा? देखिए, मैंने अभी आपको बताया PV जो प्रोडक्ट है प्रेशर और वॉल्यूम का वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा, किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। तो ये आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी एट टेम्परेचर T1। अब लेट से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कर्व कैसे शिफ्ट होगी? देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन अब आप सबको पता होगी, PV इक्वल्स nRT होता है। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे PV की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होती जाएगी। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया है, टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया है, तो जो नई लाइन आएगी वो इस वाली कर्व के ऊपर आएगी। और इस आइसोथर्म में अगर मैं टेम्परेचर T2 पे आइसोथर्म बनाता हूं और मैंने बोल दिया कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो वो आइसोथर्म कैसा दिखेगा आपको? वो आइसोथर्म इस कर्व के ऊपर आएगा। दिस विल बी एट T2। ये ऊपर क्यों आया है, इसको समझने के लिए आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे एक लाइन बनाओ। ये मेरी पहली वाली कर्व थी, ये मेरी दूसरी वाली कर्व थी। ये प्रेशर P1 हो जाएगा, ये प्रेशर P2 हो जाएगा। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि P2 इज ग्रेटर देन P1। अब प्रेशर कब बढ़ता है कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में? जैसे जैसे आप किसी भी गैस को हीट करते जाओगे अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस, आप एक क्लोज्ड कंटेनर लो, उसमें गैस को डाल दो, उसको हीट करना शुरू करो, टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करो, तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो आप समझ सकते हो P2 ग्रेटर देन P1 है, तो ये कर्व भी किसको करस्पॉन्ड करेगी? डेफिनेटली टेम्परेचर T2 को, एंड T2 विल बी ग्रेटर देन T1। ओके,
इस तरीके के क्वेश्चंस जेईई मेंस या नीट में आए रहते हैं, तो आपको ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करने आने चाहिए। अब नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या स्टेट करता है? अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये भी आपने डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, गैस को हीट करते जाओ, गैस की वॉल्यूम बढ़ती रहेगी, एक्सपैंड होती रहेगी। तो ये इतना सिंपल रिलेशन है। तो हम ये बोल सकते हैं कि V इक्वल्स KT, और अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए, जब टेम्परेचर 0 है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? 0। तो यू विल हैव अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यहां पे वॉल्यूम लिया, यहां पे टेम्परेचर लिया। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ द गैस तो 0 हो नहीं सकती कभी। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 हो गई, इसका मतलब तो गैस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो इसलिए मैंने ये लाइन यहां से डॉटेड शो की है। वॉल्यूम ऑफ द गैस कैन नेवर बी 0, सो द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट टर्म्स या केल्विन की टर्म्स में टेम्परेचर कभी भी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, गैस को ठंडा करते जाओगे, उसकी वॉल्यूम कम होती जाएगी। अगर आप टेम्परेचर को पूरा 0 केल्विन कर देते हो तो वॉल्यूम भी 0 हो जाएगी। वॉल्यूम 0 का मतलब ये है कि गैस एग्जिस्ट नहीं कर रही, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप टेम्परेचर भी 0 केल्विन कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। अब ये जो मैंने कर्व बनाई है, V/T इज कांस्टेंट एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। प्रेशर इस पे कांस्टेंट है, तो जब भी प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो हम इनको आइसोबारिक प्रोसेसेस बोलते हैं, और ये जो कर्व होगी, दिस विल बी एन आइसोबार। अब ये आइसोबार बनाया मैंने, आपको एक नई एग्जांपल देता हूं, 2 ग्राफ्स बना के देता हूं। 2 आइसोबार्स होंगे उस पे, एक है P1 प्रेशर पे, एक है P2 प्रेशर पे। तो आप मेरे को बताओगे P1 ज्यादा है या P2 ज्यादा है? आप वीडियो को अभी पॉज करो और सोचो क्या ज्यादा होगा। देखिए, इसको बताने के लिए आप क्या करो, आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बना लो। कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बना ली। इस वॉल्यूम पे टेम्परेचर इज T1 और इस कर्व के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर T2 है। तो आप देख सकते हो T2 राइट की तरफ लाई कर रहा है, तो T2 इज ग्रेटर देन T1, इतना तो पक्का है। अब हमने ये देखा था कि जब हम किसी गैस को कंटेनर में बंद करते थे, गैस को हीट करते थे, टेम्परेचर उसका बढ़ाते थे, तो उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर कुकर में भी तो यही होता है कि आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो, अंदर जो स्टीम है उसका प्रेशर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे भी ये होगा। तो अगर T2 ज्यादा है तो P2 ज्यादा होगा, तो P2 विल बी ग्रेटर देन P1। इस तरीके से आप देखोगे। ऐसा जरूरी नहीं होता कि P1 ऊपर लाई कर रही है तो P1 ही ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या ज्यादा है? P2 ज्यादा है। या आप इसको एक और लॉजिक से देख सकते हो, आप कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बनाओ। जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बनाई तो ये कर्व के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V2 आई, इस कर्व के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम V1 आई। आपको इस कर्व से दिख रहा है V1 बड़ा है V2 से। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे, आइसोथर्मल कंडीशन पे, अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा। तो यही तो बॉयल्स लॉ था, अभी हमने पढ़ा है। तो P1 वुड बी लेस देन P2। तो चाहे आप
कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन बना लो चाहे कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन बना लो, रिजल्ट आपका सेम ही आएगा। लॉजिक आपको सारे पता होने चाहिए। तो ये चार्ल्स लॉ की कहानी थी। मूव करते हैं आगे गेल-लीजेक्स लॉ पे। गेल-लीजेक्स लॉ क्या स्टेट करता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ गैस का, प्रेशर ऑफ द गैस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है तो इसको हम आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। तो जस्ट लाइक आइसोबार्स, ग्राफ्स वुड बी सेम। प्रेशर क्योंकि बिल्कुल लीनियरली वेरी कर रहा है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर कर्व आपको इस तरीके की दिखेगी। ये मैंने डॉटेड इसलिए शो की है क्योंकि टेम्परेचर कैन नेवर बी जीरो, तो इसलिए प्रेशर भी कभी जीरो नहीं हो पाएगा। बट इतनी चीज डेफिनेट है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो प्रेशर ऑफ द गैस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। दिस इज एन आइसोकोर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेट्स से ये एक कर्व है कांस्टेंट वॉल्यूम V1 पे, एक और मैं इस पे लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये कर्व है वॉल्यूम V2 पे। आप बताओ वीडियो पॉज करके कि V1 ज़्यादा होना चाहिए या V2 ज़्यादा होना चाहिए। इसको हम देख सकते हैं, एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन बना लो। ये V2 वाली कर्व थी, तो इस टाइम पे टेम्परेचर T2 है। ये V1 वाली कर्व थी, तो यहाँ पे टेम्परेचर इज T1। आप इतना देख सकते हो T1 राइट की तरफ लाई कर रहा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2। प्रेशर इज कांस्टेंट फॉर बोथ द पॉइंट्स। अब टेम्परेचर जिसका ज्यादा उसकी वॉल्यूम ज्यादा एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसे ही होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तभी तो गैस एक्सपैंड करेगी, उसकी वॉल्यूम ज्यादा आएगी, तो V1 वुड बी ग्रेटर देन V2। तो एक ग्राफ्स आपको रीड करने आने चाहिए, हाईली इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ क्या स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस is directly proportional to the number of moles under identical conditions of pressure and temperature। होना भी चाहिए। देखिए आपने 1 मोल ऑफ गैस ली, उसकी कुछ वॉल्यूम है। 2 मोल्स ऑफ गैस लोगे तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, 3 मोल्स लोगे तो उसकी वॉल्यूम और ज़्यादा हो जाएगी, अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को नहीं छेड़ रहे हो तो। लॉजिकल है। 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 2 मोल्स ऑफ गैस 44.8 करेगी, 3 moles of gas 22.4 into 3 and so on। तो ये एवोगैड्रोस लॉ है। अब हम आते हैं आइडियल गैस इक्वेशन पे। तो अभी तक हमने क्या देखा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ ने बताया हमें। फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स ने बताया हमें। फिर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगैड्रोस लॉ। तो इन सबको हम कंबाइन कर देते हैं। जब सबको आप कंबाइन करोगे तो वॉल्यूम हम बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो आएगा दैट इज R, और इसको प्रेशर को हम इधर ले जाते हैं, PV इक्वल्स nRT लिख सकते हैं। ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, दिस इज एन आइडियल गैस इक्वेशन। R को आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हो। और R की वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए, इट इज
0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं, पता होने चाहिए। जब भी आप प्रेशर एटमॉस्फेयर में डालोगे, वॉल्यूम लीटर्स में डालोगे, आर की वैल्यू ये यूज़ करोगे। और अगर आप वॉल्यूम को, प्रेशर को एसआई यूनिट्स में डाल रहे हो, वॉल्यूम विल बी इन मीटर क्यूब, प्रेशर इज इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल्स में डाल रहे हो, तो आर की वैल्यू वुड बी 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। देखिए, इस चीज़ पे मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, हाईली इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये दिमाग में रखनी है। तो आर की एक ये भी वैल्यू रहती है कैलोरीज में। तो ये तीनों आर की वैल्यूज किसी ना किसी पॉइंट पे यूज होंगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज होंगी और आने वाली फिजिकल केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स के साथ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स क्या बताता है कि जब भी आप एक कंटेनर में मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते हो, जो मिक्सचर का प्रेशर होगा दैट विल बी द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द ईच गैस। हर गैस इंडिपेंडेंटली अपना प्रेशर लगाएगी और इन सब प्रेशर्स को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर मिल जाएगा। अब जो ए है, ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। जो प्रेशर ऑफ बी होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। सी के लिए भी ऐसा है, सबको आप ऐड कर दो तो आपको मिक्सचर का प्रेशर मिल जाएगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच विल बी Na प्लस Nb प्लस Nc। अब इन दोनों की आप रेशो ले लो, Pa अपॉन Pm वुड बी इक्वल टू Na अपॉन Nt। ये अब क्या बनेगा, दिस इज नथिंग बट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शंस आप कैसे निकालते थे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो आप ये बोल सकते हो प्रेशर ऑफ ए अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो ऐसे बी के लिए अगर आपने पार्शियल प्रेशर निकालना है तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो जाएगा। कमिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन होती है मिक्सचर ऑफ गैसेस, इफ्यूजन होती है किसी भी एक स्मॉल ऑरिफिस से गैस किस रेट पे, किस पेस पे एस्केप कर रही है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हम इंटरचेंजेबली यूज करते रहते हैं। तो मैंने एक कंटेनर में लेट से कोई गैस ली, एक छोटा सा होल यहाँ पे बना दिया, तो गैस के मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू एस्केप थ्रू दिस ऑरिफिस थ्रू द स्मॉल होल। अब कितना जल्दी ये निकलेंगे हमें कैसे पता लगेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन will be directly proportional to the pressure of the gas। जितना ज़्यादा यहाँ गैस प्रेशराइज्ड होगी उतना जल्दी जल्दी उसके मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ एस्केप करेंगे। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मोलर मास। मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए, मॉलिक्यूल्स जो बल्की होंगे वो धीरे धीरे मूव करेंगे, अगर मॉलिक्यूल्स हल्के होंगे, छोटे होंगे, फटाफट एस्केप कर जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड रूट ऑफ मोलर मास। जैसे अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, O2 एंड SO2 में कौन जल्दी एस्केप करेगा, किसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा आएगा। O2 का मोलर मास 32 ग्राम है, इसका 64 ग्राम है, तो इसके मॉलिक्यूल्स लाइटर हैं, जल्दी जल्दी भाग जाएंगे। ये बल्की हैं, भारी हैं, धीरे धीरे मूव करेंगे, तो इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन कम आएगा, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा आएगा। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन आप कैसे मेजर कर सकते हो, इट कैन बी मेजर्ड एज वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। इस तरीके से भी आप मेजर कर सकते हो, या वॉल्यूम ऑफ गैस की जगह यू कैन ऑल्सो टेक नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस
डिफ्यूज कर रहे हैं पर यूनिट टाइम। सिंपल। नाउ कमिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग ऑल द मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। मॉलिक्यूल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। इनके बीच की कोलिजन्स इलास्टिक होती हैं, मींस कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता। कोलिजन्स आर इलास्टिक इन नेचर। और गैस मॉलिक्यूल्स के जो थर्मल मोशन पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता। इसका मतलब ये है कि कोई भी गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेंडमली इधर उधर मूव करते रहेंगे, ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन नहीं करते। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस रूम की सारी एयर नीचे की तरफ बैठ जाती और आपको सांस लेने के लिए टेबल के नीचे जाना पड़ता। ऐसा तो नहीं होता कभी भी। तो इसलिए ग्रेविटी का कोई भी इफेक्ट नहीं रहता आइडियल गैसेस पे। इसके अलावा केटीजी के अकॉर्डिंग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग, कोई भी गैस प्रेशर कब एक्सर्ट करती है? प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू collisions of the molecules with the walls of the container. देखिए मैंने कंटेनर लिया, इसमें बड़े सारे गैस मॉलिक्यूल्स थे, इधर उधर रैंडमली मूव करते जा रहे थे। अब ये मॉलिक्यूल लेट से इधर गया, वॉल ऑफ द कंटेनर को स्ट्राइक किया और फिर वापस हो लिया। अब आप देखो, पहले इसका मोमेंटम इस डायरेक्शन में था और फिर इसका मोमेंटम उल्टी डायरेक्शन में हो गया। इसका मोमेंटम चेंज हुआ है। तो जब भी मोमेंटम चेंज होता है तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगी होगी। तो जो फोर्स पर यूनिट एरिया अगर हम निकालेंगे और सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स की वजह से जो फोर्सेस हैं वो ऐड कर देंगे, पर यूनिट एरिया देखेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट प्रेशर। तो प्रेशर इज एक्सर्टेड ड्यू टू द कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। मॉलिक्यूल्स की आपस की कोलिजन्स की वजह से प्रेशर नहीं आता। मॉलिक्यूल्स जो कंटेनर के साथ स्ट्राइक करते हैं, जो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो इम्पैक्ट डालते हैं पर यूनिट एरिया, उसी को आप प्रेशर बोलते हो। और जो प्रेशर होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द बल्क। फिर जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस is 3/2 RT। कोई भी अगर मोनोएटॉमिक आइडियल गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी 3/2 RT होगी। चाहे 1 मोल ऑफ SO2 ले लो, चाहे 1 मोल ऑफ O2 ले लो, चाहे 1 मोल ऑफ आर्गन ले लो, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन ले लो, सारी गैसेस की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल 3/2 RT ही आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस। तो all the gases at a particular temperature will possess same kinetic energies। सारी गैसेस के पास सेम काइनेटिक एनर्जीज रहेंगी एट अ गिवन टेम्परेचर। अब काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसमें निकल के आती है, जिसके अकॉर्डिंग डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज या डिफरेंट स्पीड्स पोजेस करते हैं। ये मैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट करने जा रहा हूं। इसके अकॉर्डिंग फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जब आप बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लोगे
इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जीज बहुत कम है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो मीडियोकर सी रेंज में लाई करेंगे। और कर्व जो आती है वो इस तरीके की आती है। तो इस पे आप देखिए ध्यान से, जो मॉलिक्यूल्स बहुत कम स्पीड पोजेस कर रहे हैं, जो इस रीजन में लाई कर रहे हैं, बहुत कम स्पीड पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा है वो वैसे मॉलिक्यूल्स भी बहुत कम है। मेनली किस रीजन में लाई कर रहे हैं? इस पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहे हैं, मॉडरेट स्पीड जो पोजेस करेंगे। ये हर चीज के लिए ट्रू है। ये आप काइनेटिक एनर्जीज के लिए बनाओ, वो भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। अब लेट्स से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये कर्व थोड़ी सी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी और ब्रॉड हो जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ है? लेट्स से कि ये स्पीड करस्पॉन्ड कर रही थी 100 मीटर्स पर सेकेंड को। जब आपने टेम्परेचर T1 से बढ़ा के T2 कर दिया तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल पोजेस हायर स्पीड्स। पहले सिर्फ इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही 100 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा स्पीड पोजेस कर रहे थे। अब टेम्परेचर बढ़ाने से ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी पोजेसिंग स्पीड्स ग्रेटर देन 100 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये कर्व पहले के कंपैरिजन में थोड़ी ब्रॉड हो गई, थोड़ी चौड़ी हो गई है। अब ऐसा क्यों हुआ है? जो एरिया अंडर द कर्व है represents the total fraction, और टोटल फ्रैक्शन हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। अब 1 तो चेंज नहीं होने वाला, जो टोटल फ्रैक्शन है वो तो चेंज नहीं होने वाली आपकी टेम्परेचर चेंज करने से। तो अगर ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो ये हाइट इसकी कम हो जाएगी। तो लोअर टेम्परेचर पे ये कर्व की पीक ज्यादा आएगी, हायर टेम्परेचर पे ये कर्व ब्रॉडन आउट होती जाएगी। अब आप मॉलिक्यूल्स की 3 स्पीड्स डिफाइन करते हो, टाइप्स ऑफ स्पीड्स देखते हैं। सबसे पहले है RMS, जिसको कि URMS बोलते हो आप, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और दिस कम्स आउट टू बी 3RT/m। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में इस तरीके से कि लेट्स से n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर पोजेसिंग स्पीड v1, n1v1 स्क्वायर, n2v2 स्क्वायर, n3v3 स्क्वायर एंड सो ऑन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप सोच सकते हो इसको रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्यों बोला जाता है? हमने क्या लिया है? रूट लिया है। स्क्वायर्स को पहले तो हमने ऐड कर दिया, स्पीड्स के स्क्वायर्स को ऐड कर दिया, उनका अरिथमेटिक मीन लेके रूट ले लिया। तो दैट इज व्हाई दिस इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और इसकी जो वैल्यू आती है वो ये आती है √3RT/m। एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है, ये अगर मीटर पर सेकंड में आप निकालना चाहते हो, यहाँ सब कुछ आप SI यूनिट्स में डालोगे। R की वैल्यू 8.314 डाली जाएगी, मोलर मास आप ग्राम पर मोल में नहीं kg पर मोल में डालोगे यहाँ पे। और कमिंग टू एवरेज स्पीड, इसको U एवरेज से डिनोट करते हैं, एंड दिस कम्स आउट टू बी 8RT/m। URMS में हम स्क्वायर्स को ऐड करके उसका मीन लेते थे। यहाँ एवरेज जो आप नॉर्मल तरीके से एवरेज निकालते हो कि सारी स्पीड्स को ऐड कर दोगे और अरिथमेटिक मीन ले लोगे उसका। तो यहाँ पे n1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्पीड्स v1 पोजेस कर रहे थे, n2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v2 स्पीड्स पोजेस कर रहे थे, n3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स v3, और चलता जाएगा अपॉन
total number of molecules n1 plus n2 plus n3 and so on। तो इस तरीके से एवरेज स्पीड आप निकाल लोगे। थर्ड टाइप की जो स्पीड हम देखते हैं दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। इसको यूएमपी से डिनोट करते हैं और इसकी जो वैल्यू आती है दिस इज √2RT/m। अनलाइक आरएमएस और एवरेज जिनको कि आप इंडिविजुअल स्पीड से कैलकुलेट कर सकते थे, यू मोस्ट प्रोबेबल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। और तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो दिस विल बी √3RT/m, √8RT/m, √2RT/m। तो आप देख सकते हो आरएमएस स्पीड सबसे ज़्यादा आएगी, फिर यू एवरेज एंड यू मोस्ट प्रोबेबल। अगर हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखें, ये मैंने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाया, थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस तरीके का बनेगा। तो यहाँ y एक्सिस पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इधर आपकी स्पीड्स हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होती थी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो स्पीड पोजेस करते थे। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर स्पीड पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा हैं, तो ये जो स्पीड होगी दिस विल बी यू मोस्ट प्रोबेबल। अब यू एवरेज इससे थोड़ी सी ज़्यादा रहती है तो वो थोड़ी सी राइट की तरफ आएगी। दिस स्पीड विल करस्पॉन्ड टू यू एवरेज, और यू आर एम एस इन तीनों में से सबसे ज़्यादा रहती है तो यहाँ कहीं आएगी यू आर एम एस। क्लियर? ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के और भी पोस्टुलेट्स हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो आइडियल गैसेस होती हैं they do not have any force of attraction amongst its molecules। और आइडियल गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है। अब ये इन्होंने पोस्टुलेट तो दे दिए, बट ये पोस्टुलेट रियल गैसेस पे वैलिड ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर गैसेस में कोई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी तो कोई भी गैस फिर अपनी फेस चेंज नहीं कर सकती, गैस वो लिक्विड फॉर्म में आ नहीं सकती। तो दिस असम्पशन इज रॉन्ग। आइडियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम नेग्लिजिबल होती है, बट रियल गैसेस के साथ ऐसा नहीं होता। आप हर कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए इन दो रॉन्ग असम्पशंस के कारण हमने फिर रियल गैस इक्वेशन दी, जिसको कि वॉन डेर वाल्स इक्वेशन भी कहा जाता है। तो हम वॉन डेर वाल्स इक्वेशन के भी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, रिक्वायर्ड भी नहीं है। समझना जरूरी है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण क्या दिक्कत आएगी। देखिए, रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स में ऑब्वियसली कुछ ना कुछ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहती हैं। जैसे ये मॉलिक्यूल्स वॉल ऑफ द कंटेनर को कोलाइड करने जा रहा था, बट पीछे वाले मॉलिक्यूल्स इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं और इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो जितने प्रेशर से ये यहाँ पे इम्पैक्ट कर सकता था उतना प्रेशर वो नहीं लगा पाया, तो कुछ प्रेशर लॉस हो गया। अब उस प्रेशर लॉस को आपको काउंट करना पड़ेगा।
तो जो प्रेशर अभी लग रहा है उसमें कुछ चीज आपको ऐड करनी पड़ेगी, वो ये फैक्टर होता है an² / v²। ये प्रेशर लॉस को डिपेक्ट करेगा जो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस के कारण आपका लॉस हुआ है। फिर अब इस कंटेनर में जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे, वॉल्यूम ऑफ द गैस एक्चुअल में होती है वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये वॉल्यूम अवेलेबल फॉर द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। फ्रीली मूव करने के लिए कितनी वॉल्यूम अवेलेबल है। जैसे लेट्स से आपका बेडरूम है, जब तक तो वो खाली है आप उस अपने बेडरूम में कहीं पे भी घूम सकते हो। जब आपने उसमें अपने बेडरूम में अलमीरा रख ली, टेबल रख लिया, चेयर रख ली, बेड रख लिया, तो आपके यहाँ जो मूवमेंट होगी वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मॉलिक्यूलर मोशन कम हो जाएगा। तो अगर तो मॉलिक्यूल्स इसमें बहुत कम है तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मॉलिक्यूलर मोशन आप रफली बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट उतना ही होगा जितनी वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर है। बट अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा इसमें हो जाते हैं तो वॉल्यूम अवेलेबल फॉर फ्री मॉलिक्यूलर मोशन, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जितना नहीं रहेगा उसमें से आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है और वो फैक्टर आता है NB। N इज द नंबर ऑफ मोल्स, B कुछ वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट रहता है। दिस इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो आपको सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। तो ये आपकी वॉन्डरवॉल्स इक्वेशन है। इसमें A एंड B आर वॉन्डरवॉल्स कांस्टेंट। A इज द मेजर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रहेंगी आपका प्रेशर लॉस उतना ज्यादा होगा। और B इज द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम विच मीन्स कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको A और B के फिजिकल रेलेवेंस पता होनी चाहिए। देखिए अब गैस कब आइडियल बिहेवियर शो करेगी, कोई भी रियल गैस आइडियल बिहेवियर कब शो करेगी, जब वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत ज्यादा है। अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत बहुत ज्यादा है तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल्स बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी, दैट कैन बी सेफली निग्लेक्टेड। अब जैसे मेरा रूम है, मैं अपने रूम में सारी एयर के मॉलिक्यूल्स को अगर मैं इकट्ठा भी कर लूं तो वो इतनी सी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब इतनी सी वॉल्यूम पूरी रूम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में सेफली निग्लेक्ट की जा सकती है, तो मैं वॉल्यूम ऑफ द गैस को वॉल्यूम ऑफ द रूम के बराबर ले सकता हूं। बट अगर इसी रूम की दीवारों को लेट से अगर पास पास ले आया जाए और सारे रूम की एयर को इतने से कंटेनर में हम कन्फाइन कर देते हैं, तब इतनी वॉल्यूम के सामने हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो फॉर आर आइडियल गैस इक्वेशन टू बी ट्रू, या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम वाला फैक्टर हम सिर्फ तभी ही निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज वेरी लार्ज। क्लियर है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ द गैस बहुत ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स भी दूर दूर होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट भी इतना नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो फिर आप ये वाला फैक्टर भी, जो प्रेशर लॉस वाला फैक्टर है, उसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हो। तो आइडियल बिहेवियर शो करने के लिए कोशिश ये रहनी चाहिए वॉल्यूम ऑफ द गैस ज्यादा हो। वॉल्यूम ऑफ द गैस अब कब ज्यादा होगी, जब प्रेशर ऑफ द गैस, जो प्रेशर है वो कम हो, क्योंकि प्रेशर अगर कम होगा वॉल्यूम अपने आप ज्यादा आएगी, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। तो अ गैस विल बिहेव, अ रियल गैस विल बिहेव ideally when pressure is low and temperature is high.
अब मैंने रियल गैस को लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई करने का मतलब क्या है कि मैंने उसकी फेस चेंज करवानी है। अब रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स को अगर आप लिक्विड स्टेट में लेके आना चाहते हो तो ऑब्वियसली फेस तभी चेंज होगा अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस अपना दबदबा दिखा पाएंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस को बहुत कम करना पड़ेगा, प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। अब आप बिल्कुल उल्टा करो, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती थी, तो आइडियल गैस को तो हम लिक्विफाई कर ही नहीं सकते। अब हमने रियल गैस को लिक्विफाई करवाना है तो आइडियल गैस बिहेवियर से बिल्कुल उल्टा काम करना है हमने। हम नहीं चाहते कि गैस बिल्कुल भी आइडियली बिहेव करे, तो हम कंडीशंस बिल्कुल उल्टी कर देंगे। प्रेशर पहले हमने आइडियल बिहेवियर के लिए लो किया था, अब हम प्रेशर हाई कर देंगे और टेम्परेचर लो कर देंगे। आप खुद सोचिए, ये आपने फिजिकली एक्सपीरियंस भी किया होगा कि किसी भी गैस को अगर लिक्विफाई करना होता है तो हमें उसे पहले बहुत ज़्यादा ठंडा करना पड़ता है और फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा उसको दबाना पड़ता है, तब वो जाके लिक्विड स्टेट में आएगी। तो आइडियलिटी की कंडीशंस इससे बिल्कुल उल्टी हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो, ये छोटी सी आसान सी लॉजिकल ट्रिक है। अब एक चीज़ आती है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर हर गैस का अलग अलग आता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर above which no gas can be liquefied. जैसे CO2 के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ 31 डिग्री सेल्सियस पे आता है। लेट से आपने CO2 ली है 50 डिग्री सेल्सियस पे और आप इस CO2 को लिक्विफाई करना चाहते हो। आपने ये सिलेंडर पिस्टन ले लिया, इसमें CO2 डाल दी। CO2 का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है। आप ऊपर से प्रेशर लगाई जा रहे हो, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया आपने, हाथी भी इस पे बिठा दिया, फिर भी ये गैस लिक्विफाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब तक आप गैस को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे नहीं लेके आओगे तब तक गैस लिक्विफाई नहीं कर सकती। तो अगर आप CO2 को लिक्विफाई करवाना चाहते हो, पहले आप इसको ठंडा करो। इसको आप 50 डिग्री से लेट से कि 30 डिग्री सेल्सियस पे ले आओ, फिर आप प्रेशर लगाओ, फिर ये गैस लिक्विफाई कर जाएगी। क्लियर है? अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर मोर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। किसी गैस को अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर पे भी लिक्विफाई करवा पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा रहेंगी। मोर विल बी द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड easier will be the liquefaction. अब जैसे हाइड्रोजन हीलियम ले लो, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम आता है। हाइड्रोजन हीलियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कुछ ऐसे 4-5 केल्विन रहता है। 4-5 केल्विन का मतलब ये है कि आपको कुछ -268 डिग्री सेल्सियस तक पहले आपको ठंडा करना पड़ेगा उन्हें, फिर जाके मुश्किल से कहीं वो लिक्विफाई होंगी। तो बेटर क्या है, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर हो उतनी गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है। उसका मतलब ये भी रहता है कि उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस देखते हैं कौन कौन सी होती हैं। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोल देते हैं, या इनको वॉन डेर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं।
इसकी कई टाइप हैं, जैसे डायपोल इंटरैक्शंस, डायपोल इंटरैक्शंस का क्या मतलब है? डायपोल जिसमें पोलैरिटी हो, दो पोल्स हो, तो जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं सच एज HCl, इनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। तो HCl के मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, जो ये डायपोल है ये बेसिकली अलाइन इस तरीके से हो जाता है कि नेगेटिव एंड के पास दूसरे डायपोल का पॉजिटिव एंड आ जाएगा और पॉजिटिव के पास नेगेटिव एंड आ जाएगा। तो ये जो इंटरैक्शंस रहती हैं इनमें, उनको हम डायपोल इंटरैक्शंस बोलते हैं। फिर होती हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल में हम क्या करते हैं, एक पोलर मॉलिक्यूल लेंगे और एक लेंगे नॉन पोलर। पिछले केस में क्या था, हमने सिर्फ पोलर मॉलिक्यूल्स लिए थे। इस केस में जैसे आपने HCl का मॉलिक्यूल ले लिया जो कि एक परमानेंट डायपोल फॉर्म करता है, आप इसके पास आर्गन के एटम को लेके आ रहे हो। आर्गन नोबल गैस है, तो जब आप इसको इसके पास लेके आओगे, क्या होगा, इसके नेगेटिव एंड को देख के, जैसे ये डायपोल इसके पास जाएगा, इसके नेगेटिव एंड को देख के इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऑपोजिट साइड शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे डिस्टॉर्ट सा हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स किधर आ जाएंगे, टूवर्ड्स राइट थोड़े से शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पे वैसे परमानेंटली डायपोल तो नहीं था, बट हुआ क्या है, अब जैसे एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो नेगेटिव चार्ज है वो दूसरी साइड पे चला गया है। इनिशियली इस पे ऐसा कुछ नहीं था, बट इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से, इस परमानेंट डायपोल की वजह से इसमें डायपोल इंड्यूस हो गया है। तो सच टाइप ऑफ इंटरैक्शंस विल बी नोन एज डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरैक्शंस। फिर थर्ड टाइप की होती हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये सबसे थकी हुई फोर्सेस होती हैं, सबसे बेकार, जिसमें और कुछ भी नहीं हो पाता, उसमें ये फोर्सेस रहेंगी और ये फोर्सेस बहुत ही वीक होती हैं। तो आप इतना जान लो, जिसमें भी सिर्फ लंडन डिस्पर्शन फोर्स होगी, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो तो भगवान भरोसे होगा, बहुत ही कम होगा। वो मेनली लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस पोजेस करने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स या जितने भी कंपाउंड्स होंगे, वो मेनली वेपर फेज में ही एग्जिस्ट करेंगे। अब ये जैसे किसमें है, जैसे हीलियम में देख लो, दो हीलियम के एटम्स में कोई परमानेंट डायपोल इनमें है नहीं, दो प्रोटॉन है इनके न्यूक्लियस में, दो न्यूट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है बाहर, ऐसे दो हीलियम एटम्स मैंने लिए। इलेक्ट्रॉन जैसे रैंडमली इधर उधर घूमते रहेंगे दोनों के, जब ये दोनों पास आएंगे किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, लेट से एक के दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ गए। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक साइड आ गए तो आप इसमें क्या देखोगे कि इधर तो पॉजिटिव चार्ज है और इधर नेगेटिव चार्ज है। इस ब्रीफ इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए इसमें डायपोल बना है, तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस डायपोल है। इसको देख के जो दूसरे वाला हीलियम एटम के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो देखेंगे कि पॉजिटिव चार्ज यहां पे भी है, तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें भी ऐसे डायपोल बनना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव इधर आ गया और पॉजिटिव राइट की तरफ थोड़ा रह गया, तो इसमें इंड्यूस्ड डायपोल बना है।
इसमें इंस्टेंटली डायपोल बना और उस डायपोल के कारण इसमें डायपोल इंड्यूस हो गया। तो इसमें भी ऐसे डायपोल डायपोल इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, बट ये तो बहुत कम टाइम के लिए होगा, बहुत ब्रीफ इंस्टेंट्स ऑफ टाइम के लिए होगा, इसलिए ये जो फोर्सेस रहती हैं वो बहुत ही ज्यादा वीक होती हैं। तो अगर हम तीनों को कंपेयर करें, डायपोल डायपोल सबसे अच्छी, फिर डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, और फिर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। इन तीनों टाइप की फोर्सेस को हम वॉन डर वाल्स फोर्सेस में स्टडी करते हैं। और इन जनरल जो वॉन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वॉन डर वाल्स फोर्सेस is directly proportional to molecular size या molecular mass। देखिए, जितना बड़ा मॉलिक्यूलर साइज होगा, जितना बड़ा आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, उतना इजीली उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल्स और इंड्यूस्ड डायपोल्स बन सकते हैं। उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स उतना इजीली पोलराइज हो सकते हैं। बड़े एटम्स, बड़े इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स में इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली इधर उधर जा सकते हैं, पोलराइजेबिलिटी आसान रहती है, इसलिए उनमें इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डायपोल इजीली बनेंगे, फोर्सेस उनमें थोड़ी ज़्यादा अच्छी आएंगी। तो अब जैसे I2 मॉलिक्यूल देख लो, I2 मॉलिक्यूल बिल्कुल नॉन पोलर है, फिर भी जो आयोडीन है दैट एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट, आयोडीन के वॉयलेट कलर्ड क्रिस्टल्स रहते हैं। अब ये क्यों होता है? क्योंकि इसका मोलर मास ही बहुत ज़्यादा आता है। तो इसका मोलर मास जैसे 254 ग्राम्स है, तो बिकॉज ऑफ हाई मोलर मास इसमें वॉन डर वाल्स फोर्सेस, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट के साथ। लिक्विड स्टेट में हमने तीन चीज़ें पढ़नी हैं, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन। तो वेपर प्रेशर क्या होता है कि जो वेपर्स, किसी भी लिक्विड के वेपर्स जो प्रेशर लगाएंगे अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशंस। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, हमने एक इवैक्यूएटेड चेंबर लिया है, एक खाली चेंबर लिया है, वैक्यूम वाला चेंबर लिया है, उसमें किसी लिक्विड को इंट्रोड्यूस कर दिया टाइम t इक्वल 0 पे, और साथ में मैंने मैनोमीटर लगा दिया, क्लोज्ड एंडेड मैनोमीटर, यहाँ पे मरकरी मैंने डाल दिया। तो क्योंकि यहाँ पे भी प्रेशर 0 था, यहाँ पे भी प्रेशर 0 था, दोनों लिम्स में जो मरकरी की हाइट होगी वो इक्वल होगी, कोई भी हाइट डिफरेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे ही आपने इस लिक्विड को यहाँ पे छोड़ा, आप क्या देखोगे, सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स एस्केप करना स्टार्ट करेंगे और वो वेपर्स बनाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे वेपर्स बनते जाएंगे। नंबर ऑफ वेपर्स अगर बढ़ेंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आप देखोगे इधर वाले लिम में मरकरी नीचे की तरफ जाएगा, इधर वाले लिम में मरकरी ऊपर की तरफ जाएगा, हाइट डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। रो जी एच से आप वेपर प्रेशर इसका कैलकुलेट कर पाओगे। देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वेपर्स यहाँ एम्प्टी स्पेस में आने स्टार्ट होंगे, कुछ वेपर्स वापस से लिक्विड फेज में भी जाएंगे। इनिशियली क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा, रेट ऑफ कंडेंसेशन 0 होगा, कंडेंसेशन हो ही नहीं पाएगी इनिशियली क्योंकि ऊपर कोई वेपर नहीं था। टाइम बीतने के साथ साथ अमाउंट ऑफ वेपर्स अगर बढ़ रहे हैं तो रेट ऑफ कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। बहुत समय के बाद क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जा रहे होंगे, एट द सेम इंस्टेंट सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेपर से लिक्विड फेज में आ रहे होंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वेपर फेज विल बिकम कांस्टेंट, क्योंकि जितने नए वेपर्स बन रहे हैं उतने ही वेपर्स कंडेंस कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वेपर्स इन दिस एम्प्टी स्पेस विल बिकम कांस्टेंट। तो उनका वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको कि आप सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बोलते हो। अब ये सैचुरेटेड वेपर प्रेशर किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जितना मर्जी लिक्विड ले लो, कम ले लो, ज्यादा ले लो,
वाटर का जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है उसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। एक्वस टेंशन या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बिल्कुल भी अमाउंट ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करेगा, ना शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है, ना टाइप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है। कैसा भी हो, कितना मर्जी सरफेस एरिया हो, उस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप लोगों ने। अब टेम्परेचर बढ़ाने से सैचुरेटेड वेपर प्रेशर को क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखते हैं। ये हमने मॉलिक्यूल्स के लिए ये कर्व बनाई जो कि सरफेस पे प्रेजेंट थे। देखिए सारे सरफेस मॉलिक्यूल्स एस्केप नहीं कर सकते वेपर फेज में, सिर्फ वही सरफेस मॉलिक्यूल्स एस्केप करेंगे जिनके पास सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जीज होंगी। जिनके पास हाई काइनेटिक एनर्जीज होंगी वही अपने आसपास वाले मॉलिक्यूल्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करके वेपर फेज में जा सकते हैं। बाकी के मॉलिक्यूल्स वहीं लिक्विड फेज में रहेंगे। तो अब लेट्स से कि एट टेम्परेचर T मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया, इससे ज्यादा, इस रेड लाइन से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाले मॉलिक्यूल्स ही लिक्विड सरफेस को एस्केप कर पा रहे थे, वेपर्स बना पा रहे थे। तो इनिशियली सिर्फ इतने मॉलिक्यूल्स ही लिक्विड सरफेस को एस्केप कर पा रहे थे और वेपर्स बना रहे थे। मैंने जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ब्रॉडन आउट हो जाती है, फैल जाती है। नाउ ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल पोजेस ग्रेटर काइनेटिक एनर्जीज। तो अब ये एडिशनल मॉलिक्यूल्स आपके पास सफिशिएंटली हाई काइनेटिक एनर्जीज पोजेस कर रहे हैं, तो ये भी वेपर्स बनाएंगे। नाउ मोर नंबर ऑफ वेपर्स आर बीइंग फॉर्म्ड, मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल टेंड टू बी प्रेजेंट इन द वेपर फेज, नंबर ऑफ वेपर्स बढ़ जाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बढ़ता जाता है। क्लियर है? कमिंग टू विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। किसी भी लिक्विड को फ्लो करने के लिए जो रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, दैट इज नोन एज विस्कोसिटी। तो मैंने ये लिक्विड की डिफरेंट लेयर्स लगाई हैं। लेट्स से एक लेयर जो है वो u स्पीड से मूव कर रही है, नीचे वाली लेयर थोड़ी सी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, -du कर दिया। ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही है। ये अपने आप से तो ऐसा करेंगे नहीं, आपको कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी टू ओवरकम द विस्कस फोर्स। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन आता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द लिक्विड। जितनी बड़ी लेयर होगी उतनी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, उसको खिसकाना उतना ज्यादा मुश्किल होगा। और जितनी ज्यादा स्पीड से आप उसको मूव करवाने की कोशिश करोगे, मतलब जितना ज्यादा आप उसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट प्रोड्यूस करना चाहोगे, आपको फोर्स उतनी ज्यादा लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि ये अगर 20 मीटर पर सेकंड से फ्लो कर रही है, ऊपर वाली लेयर 25 से फ्लो करे, तो आपको जल्दी से खींचना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो मोर इज द वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेटर विल बी द विस्कस फोर्स रिक्वायर्ड। तो इसका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है दैट इज ईटा, उसको हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। देखिए अगर किसी लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा रहेंगी तो उसमें विस्कोसिटी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि दो लेयर्स में फोर्सेस ज्यादा हैं, तो आपको उनको एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करवाने में भी दिक्कत आएगी, ज्यादा फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे, इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। मॉलिक्यूल्स अब फ्रीली मूव कर पाएंगे, जो आपकी विस्कोसिटी है वो कम हो जाएगी, इजीली लेयर्स कैन फ्लो। तो टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी कम होती है। अब जो फ्लो है वो दो टाइप का हो सकता है, लैमिनर या टर्बुलेंट। लैमिनर फ्लो कौन सा होता था? जिसमें एक रेगुलर ग्रेडेशन ऑफ वेलोसिटीज होता था, एक रेगुलर वेलोसिटीज की प्रोफाइल आती थी। जैसे ये एक लैमिनर फ्लो बनाया है या ये एक लैमिनर फ्लो बनाया है, जैसे ये पाइप में पानी फ्लो कर रहा है,
जो तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पाइप की सरफेस के कांटेक्ट में होंगे उनकी वेलोसिटीज अप्रोक्सीमेटली जीरो होंगी। जैसे जैसे आप वॉल से दूर मूव करते जाओगे वेलोसिटीज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, सेंटर में आके मैक्सिमम होंगी और फिर कम होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एक ग्रेजुअल प्रोफाइल आ रही है। तो अगर जब भी आपको ऐसे वेलोसिटीज में ग्रेजुअल प्रोफाइल देखने को मिलेगी, द फ्लो इज सेड टू बी लेमिनर, या ये एक रिवर में पानी बही जा रहा है, जो रिवर बेड पे मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, उनकी वेलोसिटीज अप्रोक्सीमेटली जीरो होंगी। जैसे जैसे आप रिवर बेड के ऊपर आते जाओगे लेयर्स की स्पीड बढ़ती जाएगी, तो एक रेगुलर ग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो लेमिनर फ्लो। टर्बुलेंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आपने फिजिक्स में बहुत ही डिटेल्ड वे में वो पढ़ा है। नाउ कमिंग टू सरफेस टेंशन, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो सरफेस टेंशन बेसिकली क्या होती है? देखिए, जो बल्क वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स मींस जो किसी लिक्विड के अंदर प्रेजेंट हैं, जो जैसे ये रेड वाला मॉलिक्यूल है, इसको हर साइड से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स मिल रही है। ये हर साइड से बराबर फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहा है, तो नेट फोर्स इस पे क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। बट जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल है, इस पे क्या होगा? ऊपर वाली साइड से फोर्सेस नहीं लगेंगी, अनबैलेंस्ड फोर्सेस रह जाएंगी, रेजिडुअल फोर्सेस रह जाएंगी। तो जब भी ऐसे रेजिडुअल फोर्सेस रहेंगी, इन्हीं फोर्सेस को आप जब ऐड कर देते हो पर यूनिट लेंथ, उसको आप सरफेस टेंशन बोलते हो। सरफेस टेंशन के जो यूनिट्स होते हैं वो न्यूटन पर मीटर होते हैं। अब जब भी ऐसे रेजिडुअल फोर्सेस रह जाएंगी, मॉलिक्यूल्स की सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा रेजिडुअल फोर्सेस उतनी ज़्यादा सरफेस एनर्जी। तो अब मॉलिक्यूल्स की कोशिश होगी कि वो अपना एनर्जी कम रखें। अब एनर्जी कम रखने के लिए उनकी कोशिश रहेगी सरफेस एरिया कम किया जाए, ताकि सरफेस पे मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहें। तो आपको पता है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर हैज मिनिमम सरफेस एरिया। दिस इज द रीजन वाई जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं या लिक्विड की ड्रॉपलेट्स होती हैं, दे एज्यूम अ स्फेरिकल शेप। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ फिर वही इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाएंगी। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो वो एक दूसरे को इजीली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इफेक्टिवनेस है कम हो जाएगी, रेजिडुअल फोर्सेस कम हो जाएंगी, सरफेस टेंशन कम हो जाएगी। तो एज यू कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, रेजिडुअल फोर्सेस विल डिक्रीज, सरफेस टेंशन विल ऑल्सो डिक्रीज। तो ये चीज आपने याद रखनी है। टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होती है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इफेक्टिवनेस कम होने के कारण सरफेस टेंशन भी कम होती है। तो ये आज का चैप्टर था। आप वीडियो पॉज कर करके देख सकते हैं। ये थॉरली आपने सारे कंसेप्ट्स अच्छे से देख लेने हैं। वीडियो अगर आपको कहीं पे फास्ट लगी है, आप पॉज करके दोबारा से उसको देखिए। थैंक यू।